नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के दो शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू है। भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। नगरीय निकायों के अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। डेयरी, थोक किराना और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। रात 10 बजे तक सभी बाजार, दुकानें बंद करने का, और साथ ही साथ शहरों में रात 10 बजे बाद, जो 8 शहर हमने आपको बताया है, वहां 10 बजे बाद दुकानें बंद हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के दो शहर जिनमें आज से नाइट कर्फ्यू, भोपाल और इंदौर, यहां नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था आज से रहेगी। मध्य प्रदेश में भी केसों की संख्या बढ़ी है और इसलिए जरूरी काम छोड़ के अनावश्यक लोगों का आवागमन ना हो, इसको ध्यान में रखकर नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है। आगे जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। हम जानते हैं कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं, बाकी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें मुक्त रहेंगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा स्वयं बिना मास्क के पेट्रोल वितरण किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई करके इनके विरुद्ध और इनको समझाइश दी जा रही है कि बिना मास्क के आप पेट्रोल वितरण ना करें। अगर करते हैं तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, तो वहीं दीपक हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, शिखिल ब्योहार भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा उनसे भी हम बातचीत कर लें। शिखिल, जिस तरह से राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी में किस तरह का माहौल है, क्योंकि आज रात से ही दोनों शहर में कर्फ्यू की व्यवस्था है। भोपाल का आपने जायजा लिया होगा, लोगों से बातचीत भी की होगी, प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की होगी। कहां कहां बंदिशें रहेंगी और कौन सी चीजें खुली रहेंगी, जरा विस्तार से दर्शकों को भी समझाएं। देखिएगा, अभी भोपाल का अगर नज़ारे की बात यहाँ पर की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो तो बैठकों में आज यहाँ पर लगातार व्यस्त रहे, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो आज से यहाँ पर लगना है और इसे देखते हुए बैठकों के दौर यहाँ पर चले। लेकिन शहर की जो रफ्तार है वो आज सामान्य यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जब हमने उनसे यहाँ पर चर्चा की तो उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि जो कर्फ्यू है वो एक सही फैसला यहाँ पर है और रात 10 बजे के बाद लोग भी इसका समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों ने भी यहाँ पर समर्थन किया है। हालांकि साफ तौर पर पहले भी यहाँ पर चेतावनी दी जा चुकी थी कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का उल्लंघन यहाँ पर मिलता है और लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर निकलते हुए दिखाई यहाँ पर देते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। कलेक्टर भोपाल अविनीश लवानिया ने यहाँ पर बैठकों के दौर यहाँ पर लिए, साथ ही साथ पुलिस महकमों के अधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत की, नगर निगम के अधिकारियों से भी यहाँ पर बातचीत की है। करीब 600 की तादाद में राजधानी भोपाल में पुलिस कर्मी जो है अलग अलग चौराहों और तिराहों पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नगर निगम की टीम जो है वो भी मुस्तैद यहाँ पर रहेगी और इस बात को यहाँ पर देखा जाएगा। साफ तौर पर जिस प्रकार से जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि बेवजह जो है वो लोग यहाँ पर नहीं निकल सकेंगे। हालांकि जिस प्रकार से रेस्टोरेंट है और जो आवागमन के लिए जो जरूरी एयरपोर्ट जाने के लिए बात करें, बस स्टैंड जाने के लिए हम बात करें, रेलवे स्टेशन जाने के लिए बात करें, तो यहाँ आने जाने के लिए छूट दी जाएगी। लेकिन इसका प्रमाण
प्रमाण यहाँ पर दिखाना होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या कर्मचारी हैं उन्हें भी यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही आने जाने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पर मिलता है जो बेवजह गैर आवश्यक कार्यों के चलते सड़कों पर पाया जाता है या कर्फ्यू का उल्लंघन यहाँ पर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। जी जरा इंदौर का भी जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इंदौर में क्योंकि ये शहर रात में ही ज्यादा जागता है, अब ऐसे में कर्फ्यू की भी व्यवस्था है, साथ ही साथ लोगों को भी समझाइश दी जाएगी और जो नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल विजय, आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के निर्देश दिए गए उनके मुताबिक जो ज़रूरी चीज़ें की दुकानें हैं, चाहे वो थोक किराना व्यापारी हो, चाहे वो डेयरी से संबंधित हो या दवाइयों से जुड़ी हुई जो दुकानें होंगी वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, जो बस से और ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको लेकर छूट रहेगी, वो आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक तौर पर जो घूमने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। और एक तरीके से कहा जाए कि जो दो प्रमुख स्थान हैं, छप्पन दुकान और सराफा चौपाटी, इस तरह की जो खाने पीने की जो तमाम दुकानें, और जैसा कि इंदौर की तासीर रही है कि देर रात तक यहाँ पर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं, वो दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा जागरूकता तो बरती जाएगी, साथ ही साथ सख्ती भी बरती जाएगी कि ताकि लोग अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकले। जिनको वाकई में कुछ काम है या किसी कंपनी से लौट रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं, तो उनको लेकर उन्हें वैलिड अपना रीजन बताना होगा, सही कारण बताना होगा और वो अपने गंतव्य के स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उसको लेकर सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि इंदौर में काफी तेजी के साथ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चूंकि ये क्षेत्र महाराष्ट्र से सटा हुआ भी है, इस वजह से भी यहाँ पे खास एहतियात बरते जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र से आने वाले यात्री हैं उन्हें बॉर्डर के इलाकों में, जो कि बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन जिले की हम बात करें, तो वहाँ पर जो दाखिल होने वाले यात्री हैं, चाहे वो बस से हों चाहे वो अन्य वाहन से, उन्हें उनकी जांच वहाँ पर जरूर करानी होगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। 10 बजे के बाद यहाँ पर सख्ती शुरू हो जाएगी। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जागरूकता लाने के लिए सख्ती को जरूर यहाँ पर बरती जाएगी। जो अनावश्यक तौर पर लोग घूमेंगे उन्हें उनके खिलाफ यहाँ पर रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है विजय, कि शराब दुकानों को लेकर कोई निर्देश नहीं है कि वो कितनी बजे तक खुली रहेंगे। सामान्य तौर पर शराब दुकानों का समय 11:30 बजे तक का है। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है या उन दुकानों को बंद किया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश फिलहाल नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, जिसमें डेयरी है, दवाइयां हैं और थोक जो किराने से संबंधित दुकानें हैं, वो खुली रह सकती हैं 10 बजे के बाद। हालांकि 10 बजे तक एक निश्चित टाइम रहता है, उसके बाद दुकानें बंद होने लगती हैं। लेकिन जो बाजार है, मुख्य रूप से खाने पीने के रेस्टोरेंट जो दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जी, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार प्रशासन की कवायद यही है कि कोरोना से लड़ना है और कम से कम लोग इससे प्रभावित हों, इसलिए नाइट कर्फ्यू की फिलहाल यहां शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत ना फैले। उन्होंने कहा हमें वैक्सीनेशन की बर्बादी रोकनी होगी, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उसका उपयोग पहले होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सौंपी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर आज से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। वहीं 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया। यहां कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ दुकानें बंद हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। बैठक के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपनी जानकारी केंद्र को भेज दी है। हमने राज्य की वर्तमान स्थिति को बताया है, अस्पताल, वैक्सीनेशन और वर्कर की जानकारी भी दी है।
दमोह विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के दमोह उपचुनाव प्रभारी और नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि दमोह में बीजेपी के प्रत्याशी राहुल लोधी यहां प्रत्याशी होंगे। सीएम शिवराज सिंह दमोह में मंच से राहुल लोधी के नाम का ऐलान कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि दमोह उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मलैया बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को खड़ा करने में लगा दिया। आपको बता दें कि दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होगा, 2 मई को नतीजे आएंगे। मंच से इस बात की घोषणा कर दी है कि श्री राहुल लोधी ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है दमोह के कार्यक्रम में। पार्टी को खड़ा करने में मलैया जी का बहुत बड़ा योगदान है, वरिष्ठ नेता है और इसलिए उनके नेतृत्व में हम लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव की कमान संभालेंगे। और राहुल गांधी के गद्दाफी और सद्दाम के शासन से तुलना वाले इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर प्रभाव डाला है। हताश होकर ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं ये भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मुझे लगता है कि लगातार पराजय ने उनकी बुद्धि और विवेक पर भी प्रभाव डाला है। हताश होकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके सोचने और समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। वो क्या बोल रहे हैं अब ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आदिवासी वर्ग में हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान राम के नाम की अलग जगाने के लिए बीजेपी सरकार अब आदिवासी जनजाति क्षेत्र में रामलीला का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राम के सहारे आदिवासियों में पैठ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करने जा रहा है। रामलीला में पात्र भी जनजाति वर्ग के बच्चे होंगे। नेहरू युवा केंद्र ने बच्चों का चयन किया है और विभाग प्रशिक्षण दे रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि रामलीला इस देश में हमेशा होती आई है। कुछ आदिवासी संगठनों की ओर से आदिवासियों को हिंदू नहीं माने जाने के सवाल पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग उन लोगों के बीच झूठा प्रचार कर रहे हैं। रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। कौन नहीं करता है? ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं। और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। प्रदेश की संस्कृति मंत्री का बयान बड़ा ही आपत्तिजनक है। वो कह रही है कि आदिवासी भगवान राम को भूल चुके हैं। ये तो आदिवासी समाज का अपमान है। जैसे अब नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं तो धर्म का उपयोग ले आई, भगवान राम का उपयोग करने जा रही, रामलीला के आयोजन कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की कोई उपलब्धि नहीं है। धर्म के नाम पे गुमराह करके वो वोट हथियाना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया पर ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ से स्टे मिलने के बाद कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर जो स्टे दिया है उसके विरोध में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कांग्रेस राज्य सरकार के समर्थन में रहेगी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती नहीं देती है तो कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है, क्योंकि प्रदेश में रोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से ही आरक्षण किया जाता रहा है। फिलहाल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी वजह से नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर संशय बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। हम लगातार बूथ की मीटिंग ले रहे हैं, हमारी बूथ कमेटियां बन रही है, देश प्रभारी बन रहे हैं। हमारी पूर्ण तैयारी थी, परंतु ये कोर्ट का जो स्टे आया है उसके लिए हमारा वकील लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लाए, क्योंकि जो भी हुआ है, ये जो आरक्षण हुआ है ये लगातार चलते आ रहा है। इसको सही संरक्षण हुआ था, परंतु ये जैसे स्टे हुआ है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके इसका स्टे कैंसिल कराएंगे और चुनाव जल्द कराना चाहिए।
भले ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो रही हो, लेकिन जब भी चुनाव होंगे बेहद दिलचस्प होंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे प्रदेशों की राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसल्लिमीन यानी AIMIM ने ऐलान किया है कि पार्टी इस बार प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसल्लिमीन इंशाअल्लाह नगरीय निकाय चुनाव में इस बार पार्टिसिपेट करने जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं पिछड़े वर्ग के, जो भी हालात हैं उससे आप लोग भी बखूबी वाकिफ हैं कि जिस तरह से छोटे मोटे कामों के लिए भी आज लोग परेशान हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भोपाल में अवैध कॉलोनी और भू माफिया पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को ओमकारा सिवरिया में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। भू माफिया शैतान सिंह ने 10 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी थी। जमीन की कीमत भी 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लिहाजा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कॉलोनी के अंदर बनाई गई सड़क, प्लॉटिंग और फेंसिंग को हटाया गया है। शैतान सिंह और मांगीलाल सोनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन की कार्रवाई आज ग्राम ओमकारा सेवनिया में अवैध कॉलोनी के विरुद्ध चल रही है। इसमें संबंधित थाना सुखी सेवनिया का पुलिस वाले, जिला प्रशासन के लोग और अतिक्रमण टीम नगर निगम की भी सहायक के तौर पर इस पार्ट पर कार्रवाई में साथ है। अवैध कॉलोनी एवं मांगीलाल सोनी पिता शैतान सिंह के द्वारा 4 एकड़ की भूमि, जिनकी दोनों भूमियों की टोटल कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है, उस पर अवैध रूप से जो कॉलोनी काटी जा रही थी उस पर आज कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।